वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट शटल बाय जिनत। अपने बुक कौन सी चल रही थी? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी 11th क्लास के अंतर्गत चल रही थी। उसके अंतर्गत मैंने 4 चैप्टर पढ़ाए थे। 4 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने कल किया था। अब भी कौन सा चैप्टर है? अपना 4th चैप्टर है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत अपन देख लेते हैं कि अपन ने कौन कौन से टॉपिक थे और कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके। तो सबसे पहला था अपना क्या चैप्टर का नाम क्या है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें सबसे पहला टॉपिक था प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ लिया आपने। आंकड़ों का पाठ्यक्रम एवं विषय प्रस्तुतिकरण भी देख लिया अपन ने, किस तरह से विषय से प्रस्तुतिकरण करना है, और सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, ये 3 टॉपिक अपन देख चुके हैं। कौन सा? सबसे पहले परिचय देखा। परिचय के अंतर्गत क्या देखा अपन ने? आंकड़ा जो है अपने पास, उनको परिचय, आंकड़े किस तरीके के हैं वो अपन को पता होना चाहिए। फिर आंकड़ों का अपन ने जो संग्रहण किया वो कहाँ से किया है? गांव से किया है, देश से किया है, शहर से किया है, या फिर विद्यालय से किया है, कि कहाँ से किया है, वो आंकड़े अपन को पता होना चाहिए। फिर वो आंकड़ों का संगठन, उनका संगठन बना दिया जाना चाहिए। पूरा का पूरा ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंतर्गत बता देना चाहिए कि इसमें से ये आंकड़े आ रहे, इसमें से ये आंकड़े आ रहे। फिर उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए जिसको सामने वाला देख के तुरंत पसंद समझ जाए कि इसी चीज का प्रस्तुतिकरण। ये देखा। उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद क्या एक्सप्लेन किया था मैंने तुम लोगों को? प्रस्तावना। प्रस्तावना में तुम लोगों को मैंने बताया था कि पिछले अध्याय में अपन ये सारी चीजें देख चुके थे। क्या क्या संग्रहित कैसे करते हैं आंकड़े, ये देखा था अपन ने। फिर अपन ने देखा यहाँ पर सामान्यतः आंकड़ों का परिणाम अधिक होता है जिन्हें सुसंबद्ध एवं प्रस्तुति योग्य रखने की आवश्यकता होती है। सुसंबद्ध मतलब सही तरीके से व्यवस्थित रखने की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें मैं बता चुकी थी। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पाठ्य विषय या वर्गात्मक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और आरेखीय प्रस्तुतिकरण। पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय या वर्णात्मक प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? जैसे एक विद्यालय में 500 बच्चे हैं, तो 500 में कोरोना की वजह से 200 बच्चे आए और 300 बच्चे नहीं आए, तो इस तरीके से लिखना है। तो कितने बच्चे कम हुए तो उनको माइनस कर देना है, और कितने बच्चे टोटल है तो प्लस 500 ही है। ये तुम लोगों को पता चल जाएगा। मतलब ऐसे छोटे से आंकड़े प्रस्तुत किए जाए तो वो विषय वस्तु पर आधारित आंकड़े होते हैं। वही सारणीबद्ध आंकड़ा, सारणी में पूरा का पूरा सही तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए। स्थान के बारे में, उसकी जो स्तंभ है, वो बे पंक्तियां है, वो सब का सब कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद समय भी बताना चाहिए, सारी चीजें बतानी चाहिए। आरेख मतलब चित्र बना के, इस तरीके से ग्राफ बना के जो अपन करेंगे ना, वो कौन से कहलाएंगे? आरेखीय प्रस्तुतिकरण। इस तरीके से अगर मैंने जो भी ग्राफ बना के करूंगी वो कौन सा कहलाएगा? आरेखीय कहलाएगा। अपन सबसे पहले आंकड़ों का विषय पाठ विषय से प्रस्तुतिकरण में एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजलों की कीमतों की वृद्धि के विरोध में आयोजन एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 17 बंद पाए गए। इसी प्रकार 2 विद्यालय बंद और 9 खुले पाए गए। तो ये क्या था? जब है ना 8 सितंबर की बात हो रही है, 8 सितंबर 2005 की बात हो रही है। पेट्रोल पंप और डीजल में हमें क्या हो रही, कीमतों में वृद्धि हो रही थी, तो उसके लिए आंदोलन किए गए, बंद कर दिए गए पेट्रोल, जिसमें 5 पेट्रोल पंप खुले थे, 17 बंद थे। और विद्यालय में भी इसी तरीके से किया गया। विद्यालय में भी 2 बंद और 9 खुले थे। तो ये चीजें देखिए। तो वही मैंने विषय वस्तु के अंतर्गत बताया था किस तरीके से बता दिया जाएगा। इतने बच्चे आए, इतने बच्चे नहीं है। फिर है आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण में ये जो पंक्तियां है, पंक्तियां कौन कौन सी? लिंग, पुरुष, स्त्री, योग। उसके बाद स्तंभ जो है वो ये है, लिंग, ग्रामीण, शहरी, उसके बाद योग। ये किस तरीके से निकालते हैं वो मैंने तुम लोगों को बता दिया था, कहाँ क्या है ये सब देख चुके थे अपन। फिर है अपने जो गुणात्मक वर्गीकरण है, सॉरी अगला टॉपिक जो ये है अपने आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण है। उसी के अंतर्गत 4 पॉइंट अलग अलग कौन कौन से हैं? सारणी प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। गुणात्मक, मात्रात्मक, कालीन, स्थानीय। गुणात्मक में क्या? या तो राजनीतिक स्थिति बता दो, भौगोलिक स्थिति बता दो, राष्ट्रीयता बता दो, जो भी बताओगे तो वो किसमें आ गया? गुणात्मक में आ गया। मात्रात्मक में क्या आ गया? जो संख्या के बारे में अपन बताते हैं ग्रुप के तौर पर, फिर संख्याएं करके अपन बताएंगे, उसमें कालिक में समय के अंतर्गत आता है और स्थानिक में जगह का। अब देख लो गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण में यही होना चाहिए, जैसे यहाँ पर गुण बता दिए, स्त्री पुरुष को, इनको अलग कर दिया, बस खत्म। मात्रात्मक में ये देखो एग्जाम्पल, ये मात्रात्मक का, इसमें 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे वर्ग बना दिए, फिर उसमें कितनी मतदाताओं की संख्या, फिर प्रतिशत निकाल दिए। तो ये सारे किसमें? मात्रा में प्राप्त हो रहे। कालिक
समय के आधार पर होना चाहिए। देखो 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, क्या 79.2, 81.3, 82.4, 80.5, 100.2, 91.2। तो ये उसके बाद एक और रह गया है स्थायिक। स्थायिक में क्या होता है, समय का स्थान के आधार पर जो भी चीजें बताई जाती है, जैसे अपने यूएसए की जनसंख्या, इन सब की जनसंख्याओं के बारे में बताया गया, कुल निर्यात के बारे में बताया गया। तो ये इस तरीके से जनसंख्या के बारे में भी बता सकते हैं अपन। अब क्या है, कौन सा टॉपिक है अपने, आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग। आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग, अपन को इस टॉपिक के बारे में पढ़ना था। इस टॉपिक में क्या है, सारणी के निर्माण के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि एक अच्छी सांख्यिकी सारणी के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मतलब अपनी सारणी बहुत ज्यादा अच्छे से दिखे उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है, वो सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर ये पता कर लेते हैं अपन, तो कोई भी अपना जो है अपन आंकड़े बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं और उनका सारण्यन भी बहुत अच्छे से होगा, ताकि तुम लोग आंकड़े देखते ही बता सको कि ये आंकड़े कहाँ से लिए गए, कितना ज्यादा है कितना कम है, सब चीजें सारी डिटेल से बता सको। तो किस पे डिपेंड करता है, आंकड़ों पे डिपेंड करता है। फिर क्या है अगला पॉइंट अपने, जब इन सभी अंगों को सुव्यवस्थित कर एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ये सारणी के रूप में हो जाते हैं। जब इनको सब अंगों को एक साथ सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो क्या कहलाते हैं, उन्हें सारणी कहा जाता है। जैसे आंकड़े अपन को अपरिष्कृत आंकड़े देखे थे अपन ने, सारे आंकड़े एक इकट्ठा, तो वो कौन से आंकड़े कहलाए, सिर्फ आंकड़े तो प्राप्त हो गए अपन को, पर उनको सारणीय सही तरीके से जमाया नहीं गया था। तो जब तक सही तरीके से जमाया नहीं जाए तो वो अपरिष्कृत आंकड़े से रहते हैं, बट उन्हें सही से जमा दिया जाए तो वो एक सारणी बन जाती है। सारणी किस तरीके की, देखो इस तरीके की सारणी बन जाएगी पूरी, ये दिख रहा। सबसे पहले क्या है, सारणी संख्या। सारणी संख्या कौन सी है, 4.5। लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या। शीर्षक है ये, उसके बाद स्तंभ शीर्षक, फिर अवस्थिति, ग्रामीण शहरी कुल, इसमें पुरुष स्त्री योग, पुरुष स्त्री योग, उसमें 17 किस तरीके से है सारा देख लिया। ये सारणी, ये पूरी की पूरी क्या सारणी बन गई है, सारणी को इस तरीके से। अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सारणी की संकल्पना का सबसे सरल तरीका यह है कि आंकड़ों को कुछ व्याख्यात्मक सूचनाओं के साथ पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाए। पंक्तियों, इस तरीके से पंक्तियों में व्यवस्थित कर दो और स्तंभों में व्यवस्थित कर दो। किसमें, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित कर दो, ताकि अपन को पता चल जाए कि कहाँ से लिया गया, क्या चीज कहाँ पर है, अपन को पता रहेगा। सारणीकरण के कार्य को एकल विधि, द्विविधि या त्रिविधि वर्गीकरण द्वारा किया जा सकता है, जो कि आंकड़ों की विशिष्टताओं की संख्या पर निर्भर करता है। एक अच्छी सारणी में निम्न बातें आवश्यक रूप में होनी चाहिए। ये क्या बोल रहा है, या तो आंकड़े कितने, एक स्तंभ, एक विधि, द्विविधि या त्रिविधि, एक या तो सिर्फ इतना ही हो सकता है, 2 या 3 हो सकते हैं अपने हिसाब से। अब कितने होंगे वो अपन को पता नहीं। अगला, एक अच्छी सारणी में निम्नलिखित बातें ध्यान होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, एक तो सारणी की, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यहां से लेके यहां तक, और फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। अगला क्या है, सारणी संख्या। इसमें कौन कौन सी बातें याद रखने के लिए आवश्यक है अपन को, पहले सारणी संख्या, फिर ये शीर्षक पता होना चाहिए, फिर ये उप शीर्षक या स्तंभ शीर्षक, उसके बाद अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक, फिर है सारणी का मूल्य भाग, मुख्य भाग, माप की इकाइयां, स्रोत और टिप्पणी, ये सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, एक एक करके अपन पढ़ लेते हैं इसको। पहले सबसे पहले क्या है, अपने ये सब हो गए थे। सबसे पहले है सारणी की संख्या। सारणी की संख्या किस तरीके की होनी चाहिए वो अपन को पता होना चाहिए, देख लेते क्या इसमें, किसी सारणी की संख्या उसकी पहचान के लिए निर्धारित की जाती है। यदि कहीं एक से अधिक सारणी प्रस्तुत की जाती है तो उन सारणियों की संख्या ही उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। ये क्या बोल रहा है, किसी सारणी की संख्या उसकी पहचान के लिए निर्धारित की गई है। सारणी की संख्या सिर्फ इसकी पहचान के लिए निर्धारित की जाती है कि इसको इस तरीके से पहचान जाए
जैसा सारणी की संख्या, मैंने इसको 3 भागों में बांटा। क्यों बांटा? सिर्फ शहरी और ग्रामीण को ही पता लगाने के लिए, और कुल, ताकि कुल कितने हैं वो पता चल जाए अपन को। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, अलग अलग बांट दिया। निर्धारित किया जाए, यदि कि कहीं एक से अधिक सारणी प्रस्तुत की जाती है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक से अधिक सारणी प्रस्तुत की जाती, तो उन सारणियों की संख्या ही उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। क्या करती है? ये सारणी, जैसे देखो ये समझ लो ये एक सारणी, ये एक सारणी, इन दोनों को क्या, ये संख्याएं जो है, एक तो 17 यहाँ पर देखो शहरी है ग्रामीण है, बट यहाँ पर नहीं देखो तुम, यहाँ पे देखो पुरुष स्त्री योग, पुरुष स्त्री योग। अगर तुम लोगों ने यही लिखा तो तुम लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर अलग अलग क्यों है, बट यहाँ पर देखोगे तब तुम्हें पता चला कि अलग क्यों है, क्योंकि ये ग्रामीण की और ये शहर की। सिर्फ तुमने इतना देखा, डाटा में डिफरेंस दिखा, और यहाँ पे दिखा तब पता चला कि इसका रीजन क्या है। तो वही एक दूसरे को अलग करती है, तो वहीं से पता चलता है कि एक दूसरे को अलग कहाँ से की जा रही है। इसे सारणी के ऊपर या शीर्ष की शुरुआत के साथ दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? शुरुआत में दिया जाता है। सबसे पहले ये देख लो, बता दिया कहाँ बता रहा है, कुल, शहरी और ग्रामीण, पहले ही बता दिया, शुरुआत में ही बता दिया जाता है। यदि एक पुस्तक में बहुत सारी सारणियां हैं तो संख्या आरोही क्रम में दी जाएगी, आरोही क्रम में दी जाएगी। और क्या है, बहुत सारी संख्या है तो किस में दी जाएगी, आरोही क्रम में दी जाएगी। सामान्यतः सारणी की अवस्थिति के अनुसार सारणी की पहचान के लिए संख्या जैसे 1.2, 3.1 इत्यादि भी दी जा सकती है। मतलब क्या है, पॉइंट में भी संख्या दी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा दे दे 76, 26, 23, 7, 1, 8, 24, 7, 31, ऐसे ही दे, जरूरी नहीं है, पॉइंट में भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी चले वैसे देंगे। अब इसमें कौन सी सारणी देखनी है अपन को, 4.1 देखनी है। मैंने 4.1 से, सॉरी 4.5 से ही सारी चीजें तुम लोगों को बताई। क्या देख लो, इसमें सबसे पहले बोला आगे ही बता दिया जाएगा। इसमें क्या, सारणियों की संख्या इतनी सी है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये सीधा दिया हुआ। बट यहाँ पर देखो, मैंने सिर्फ ये लिंक देखा सीधा, ये सारी चीजें नहीं देखी, तब मैं क्या बोलूंगी यार इसमें डिफरेंट क्यों है, बट मैंने यहाँ पर देखा तब मुझे पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट क्यों है, किस रीजन से। अभी ये इस तरीके से दिया हुआ, ये पॉइंट में भी दिया सकता है, इसकी जैसी मर्जी हो वैसे देख। ठीक है, तो अपन ने सारणी की संख्या में यही देखा कि सारणी की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा होगी तो उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ग्रामीण में भी अगर मुझे यहाँ पर करना होता, ग्रामीण में भी मैं एक और बांट सकती थी, बेरोजगारी है ना, बेरोजगार और जो रोजगार जिनको काम मिल रहा है उनके लिए, उसमें भी स्त्री पुरुष और योग ली देती, और स्त्री पुरुष योग ली देती थी। ये सारणी ही 2 बार बढ़ जाती है, और बढ़ती या नहीं बढ़ती, शहर में भी ऐसे ही करती हूँ, जो रोजगार है और जिनको रोजगार मिल रहा है और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार और रोजगार दोनों को बांट देती है, और उसमें भी स्त्री पुरुष बांटती, तो फिर डिफरेंट आता या नहीं आता, आता ना। तो वैसे ही जैसे जैसे अपन सारणी बढ़ती जाती है तो उस तरीके से अपन को बांटना शुरू करना पड़ता है। अगर अपन नहीं बांटेंगे तो वो अपने कंफ्यूजन हो जाएगा और सारणी भी बड़ी होती रहेगी। तो उसकी संख्या अपन को कैसे निर्धारित करनी है, सही से शीर्षक किस तरीके से लिखना है, वो अपन पे डिपेंड करता है। अगला है, अगला क्या है, शीर्षक। क्या है शीर्षक? सारणी का शीर्षक सारणी की विषय वस्तु की व्याख्या करता है। इसे बहुत ही स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सावधानी पूर्ण चुने गए शब्दों से होना चाहिए ताकि सारणी का भाव बिल्कुल स्पष्ट हो सके, हो, जिससे अस्पष्टता न हो। इसका मतलब क्या है, जैसे ये सारणी की संख्या 4.5 है, अपन ने यहाँ पर देखा था आगे। शीर्षक अगर मुझे पता नहीं होता, ये लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत में जनसंख्या है, तो मुझे पता चलता कि शीर्षक है। तो ये जो अपन जो शीर्षक चुन रहे हैं, अपन ने जहां से आंकड़े लिए वो व्यवस्थित होना चाहिए ताकि उस शीर्षक को पढ़कर ही ये सारणी अपन को समझ में आएगी। अगर ये सारणी में शीर्षक नहीं लिखा गया तब तक अपन इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। क्यों? इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पुरुष स्त्री योग ऐसे ही लिख रखा, समझ में आएगा क्या? गैर श्रमिक है, श्रमिक है कि क्या है, नहीं पता चलेगा। तो अपन को हर एक चीज पता होने के लिए सबसे पहले तो टॉपिक पता होना चाहिए। टॉपिक पता होगा तो ये इजीली अपन समझ सकते हैं। जैसे तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं पता तो तुम आंसर लिख सकते हो क्या? नहीं ना। तो वैसे ही अपन को शीर्षक ही नहीं पता तो अपन सारणी नहीं बना सकते। तो सबसे पहले शीर्षक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे सारणी के बिल्कुल ऊपर तथा सारणी संख्या के ठीक बाद में या उसके ठीक नीचे दिया जाता है। कैसे? इसको या तो सबसे ऊपर दिया जाएगा
या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, अगर तुम्हें सारणी की नंबर संख्या लिख रखी है तो नंबर संख्या, फिर उसके बाद तुम शीर्षक का पॉइंट डाल के उसके नीचे शीर्षक लिख सकते हो। अगला क्या है, उपशीर्षक या स्तंभ। क्या है उपशीर्षक या स्तंभ? उपशीर्षक या स्तंभ में क्या है, सारणी के प्रत्येक स्तंभ के ऊपर ही और एक स्तंभ नाम दिया जाता है और जो स्तंभ के अंतर्गत दी गई संख्याओं की व्याख्या करता है, इसे उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक कहा जाता है। ये क्या कह रहा है कि ये जो सारणी है अपनी, ये पूरी सारणी आ गई, इसके जस्ट ऊपर, सारणी के जस्ट ऊपर जो स्तंभ दिया जा रहा है वो कौन सा स्तंभ? उपशीर्षक कहलाता है या स्तंभ शीर्षक कहलाता है? या फिर शीर्षक दिया हुआ, शीर्षक के नीचे जो दिया हुआ है उसे कौन सा कहा जाएगा? उपशीर्षक। या तो सारणी के सीधा ऊपर या इसके नीचे, बीच में। अब क्या है अगला पॉइंट अपने, उपशीर्षक अवशीर्ष तथा पंक्ति शीर्ष। इसका मतलब क्या होता है, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक की भांति सारणी की प्रत्येक पंक्ति को भी एक शीर्षक दिया जाता है। क्या है, प्रत्येक पंक्ति को एक स्तंभ दिया, शीर्षक दिया जा रहा है। देखो स्तंभ में पहली पंक्ति को क्या दिया गया? अवस्थिति। सेकंड पंक्ति को क्या नाम दिया गया? लिंग। अगली श्रमिक, फिर है गृह श्रमिक और है फिर योग, अलग अलग बांटा गया। क्या है, पहली में अवस्थिति, लिंग, श्रमिक, गैर श्रमिक और योग। एक वीडियो इसका स्क्रीनशॉट रह गया था लेना, पहले वाले का, फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। उपशीर्षक के अंदर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, थर्ड में यहां से लेके सीधा यहां तक पहला पॉइंट पढ़ लिया था अपन ने। उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक की भांति सारणी की प्रत्येक पंक्ति को भी एक शीर्षक दिया जाता है। तो कौन सा? ये फर्स्ट वाले जो दिए गए हैं इस साइड और इस साइड, वो दोनों कौन से कहलाएगी? शीर्षक कहलाए। उपशीर्षक मतलब जो शीर्षक है उसके अंतर्गत भी शीर्षक, फिर से पंक्ति शीर्षक। पंक्ति के नाम को अवशीर्षक या अवर्षित मदद भी कहते हैं और संपूर्ण बाएं स्तंभ को उपशीर्षक स्तंभ अवशीर्षक स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवस्तंभ शीर्षक कहा जाता है, जो अलग अलग दिए गए हैं उन्हें। अगला है पंक्ति शीर्षकों का संक्षिप्त विवरण सारणी के बिल्कुल ऊपर बाईं ओर किया जाता है। क्या किया जाता है? बाईं और ऊपर की ओर किया जाता है। ये जो चीजें ऊपर दी गई हुई है उनको किया जाता है। तो ये हो गया, एक बार इसके पॉइंट्स नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहां से लेके यहां तक और थर्ड पॉइंट। अगला क्या है? सारणी का मुख्य भाग। सारणी का मुख्य भाग वह होता है जिसमें वास्तविक आंकड़े होते हैं। कौन सा आंकड़े होते हैं? वास्तविक आंकड़े होते हैं। मतलब वो जो आंकड़े हैं वो वास्तविकता से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे नहीं तुम काल्पनिक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो, हमने ये सोचा था कि यहाँ की जनसंख्या इतनी होगी, हमने ये सोचा था कि आज विद्यालय में इतने बच्चे आएंगे, सोचा था नहीं, जो है वो चाहिए। ठीक है। फिर अगला, सारणी में किसी भी संख्या आंकड़ों की अवस्थिति उनकी पंक्ति एवं स्तंभ के अनुसार सुनिश्चित की जाती है। सारणी में जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए, ये जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनको कैसे सारणी में ऐसे कि ऐसे नहीं लिख दिया जाएगा, आंकड़ों में अवस्थिति एवं उनके स्तंभ के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। उदाहरण के लिए द्विपंक्ति एवं चौथे स्तंभ के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि 2001 में ग्रामीण भारत 25 करोड़ और महिलाएं श्रमिक थी। तो यहाँ पर इससे अपन को पता चल रहा है कि इतने थे, अलग अलग स्तंभ है ताकि पता चल रहा है, नहीं तो पता नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? माप की इकाइयां। यदि पूरी सारणी में आपकी इकाई समान रहे तो सारणी की संख्या वास्तविक आंकड़ों को सदैव सारणी के शीर्षक के साथ लिखा जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है? पूरी सारणी, ये पूरी जो सारणी दी गई है अपन को, वो सारणी में माप की इकाइयां समान रहे। अगर ये जो इकाइयां है अपन को ये दी गई 17, 6, 23, ये समान होती, 17, 17, 17 सब जगह होती, यहाँ पर भी 17, 17 होती, तो क्या बोल रहा है? ऐसा होता तो सारणी की संख्या वास्तविक आंकड़ों को सदैव सारणी के शीर्षक के साथ लिखा जाना चाहिए। ये सीधा शीर्षक के साथ ही लिख दे अपन तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम होगी तो। बट अगर ये सेम नहीं है तो अपन को इस तरीके से अलग अलग लिख के बताना पड़ेगा। यदि
सारणी की पंक्तियों या स्तंभों के लिए विभिन्न माप इकाइयां हो तो उन इकाइयों की चर्चा निश्चित रूप से उपशीर्षक अवशीर्षक के साथ की जानी चाहिए। वही मैंने बोला, अगर ऐसी सेम संख्या होती तो यहाँ पर शीर्षक के साथ ही वो संख्या लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब ये अलग अलग होता है तब उसको इस तरीके से लिखना जरूरी है। यदि संख्या बहुत बड़ी है तो उन्हें पूर्णांक बना देना चाहिए और पूर्णांक बनने का विधि संकेत दिया जाना चाहिए। ये अगर है अलग अलग है, संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है तो उन्हें पूर्णांक के तौर पर लिखना चाहिए, अगर संख्या छोटी है, कम है, तो उनको इसी तरीके से लिखना चाहिए। अगला पॉइंट है अपने स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्रोत। यह एक संक्षिप्त विवरण या वाक्यांश होता है जिसमें सारणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के स्रोतों के बारे में बताया गया है। स्रोत कहाँ से प्रयोग किए गए, कहाँ है, जनसंख्या है, पहले शहर की और गांव की है, सॉरी उसमें जो श्रमिक है और गैर श्रमिक है उनके बारे में बताया गया स्रोत। यदि एक से अधिक स्रोत है तो सभी स्रोतों के बारे में लिखा जाना चाहिए। बट यहाँ पर अभी कितने, दो ही स्रोत हैं, एक तो जो श्रमिक है और गैर श्रमिक है, तो उन दोनों के बारे में बट उससे ज्यादा होता है, उनके लिए भी अलग अलग बताना पड़ता है। स्रोतों को प्रायः टिप्पणी के नीचे दिया जाता है। टिप्पणी, अपन जो भी टिप्पणी कर रहे हैं उसके नीचे दिया जाएगा। ये जो टिप्पणी है उसमें भारत की जनसंख्या स्रोत टिप्पणी 2001, उसके बाद ये दिया हुआ पाठ टिप्पणी संख्याओं के निकट करोड़ों के पूर्णांक किया गया। ये जो है वो क्या है, करोड़ों के हैं, बट अपन को इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें पीछे करोड़ नहीं लगाया, यहाँ पे सीधा लिख दिया करोड़ों में। अगला क्या है, लास्ट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। टिप्पणी। टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम अंग होता है। कौन सा अंग होता है? अंतिम, लास्ट में दिखा हुआ था, अभी अपन ने देखा था पाठ टिप्पणी के अंतर्गत किसी सारणी के आंकड़ों की विषय वस्तु की उन विशिष्टताओं के बारे में व्याख्या की जाती है जो कि स्वतः स्पष्ट नहीं होती है और न ही पहले कहीं उनकी व्याख्या की गई है। सारणी में कैसी चीजें आती है? विषय वस्तु, आंकड़ों की विषय वस्तु की उन विशिष्टताओं के बारे में व्याख्या की जाती है। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनकी विशिष्टता क्या है, श्रमिक है, गैर श्रमिक है, तो वो उनकी विशेषताओं के आधार पर पता चला कि काम इतने कर रहे, काम इतने नहीं कर रहे, जो कि स्वतः स्पष्ट नहीं होती, उनको स्पष्ट करना पड़ता। अगर मैं सारी जनसंख्या ही बता दी कोई मतलब नहीं था, बट अलग अलग किया तो उसका मतलब निकला। और न ही पहले कहीं उनकी व्याख्या की गई, इनकी व्याख्या पहले कहीं नहीं की जानी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक यहीं तक है। फिर अपन अगला जो टॉपिक है आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण, चित्र के तौर पर किस तरीके से प्रस्तुत करना, वो कल देखेंगे। ओके, बाय।